यूपीएससी नेट परीक्षा में गड़बड़ी के मामले से अब सियासी संग्राम भी तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने पेपर लीक को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने दो देशों के बीच युद्ध रुकवा दिए, लेकिन पेपर लीक नहीं रुका पाए। कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने यूक्रेन की लड़ाई रोक दी थी। मतलब एक ऑर्डर देके जो रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही थी उसको रोक दिया था, ब्रेक लगा दी थी। इजराइल और गाजा के बीच में जो लड़ाई चल रही थी उसको भी नरेंद्र मोदी जी ने रोक दिया था। मगर किसी ना किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। पेपर लीक का कारण है कि सारे के सारे वाइस चांसलर्स, एजुकेशन सिस्टम को बीजेपी के लोगों ने, उनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कैप्चर कर रखा है। जब तक ये कैप्चर रिवर्स नहीं किया जाएगा तब तक पेपर लीक चलता जाएगा। इस कैप्चर को फैसिलिटेट नरेंद्र मोदी जी ने किया है और ये एक एंटी नेशनल एक्टिविटी है। वहीं नीट पेपर लीक के तार बिहार तक जुड़े नजर आ रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विजय सिन्हा का साफ तौर पर यह कहना है कि नीट पेपर लीक मामले में आरोपी सिकंदर का तेजस्वी यादव के पीए से संबंध है। विजय सिन्हा ने यह भी कहा कि आरोपी सिकंदर ने तेजस्वी यादव के पीए को 4 मई को 3 बार फोन किया। कि 1 मई को तेजस्वी यादव के आप सचिव प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर 7488061813 से रात्रि 9:07 में पथ निर्माण विभाग में कार्यरत प्रदीप कुमार के मोबाइल नंबर 9430469924 पर NHI गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार जादवेंदु के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था। वहीं आरजेडी ने नीट पेपर लीक को लेकर लगे आरोपों का खंडन किया है। एक बड़ा अपराध हुआ है और देश भर में छात्रों ने कई सबूत सामने रखा है और इसका नेटवर्क पूरे देश में बिछा हुआ है। और शिक्षा मंत्री जो देश के थे वो शुरू में तो इनकार कर रहे थे गड़बड़ी से, लेकिन बाद में उनको स्वीकार करना पड़ा। तो आखिर जो नीट के परीक्षे जो घाल मिल के शिकार हुए, जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, तो इस पर तो पूरी जिम्मेदारी भारत की सरकार की है और केंद्र की सरकार इस पूरे मामले में कहीं न कहीं घिरता हुआ दिखाई पड़ा। वहीं जेडीयू ने नीट पेपर लीक मामले में सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग की है। प्राप्त सूचना के अनुसार जो अनियमितता की सूचना मिली तो स्वाभाविक है छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करने की जो कोशिश होती है और उसका दुष्परिणाम प्रतिभावान छात्रों को भोगना पड़ता है। केंद्र सरकार ने सम्यक फैसला लिया है, लेकिन हम यह भी अनुरोध करेंगे कि भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में अगर इस ढंग का जो शिक्षा माफिया के द्वारा कुकृत्य किया जाता है, ऐसी सख्त व्यवस्था की जाए जिससे कि छात्रों का जो मेहनत है उस पर पानी नहीं फिरे।
वहीं इस पूरे मामले को लेकर देश में अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। दिल्ली की ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, जहां पर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया है। राजधानी दिल्ली ही नहीं, पटना में आईसा ने इस पूरे मामले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और एनटीए पर बैन लगाने की मांग की। लखनऊ की बात करें तो यहां पर भी कई छात्रों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। तो विपक्षी दल सीधे केंद्र और बीजेपी शासित राज्य सरकारों पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। तो नीट पेपर लीक मामला लगातार गर्माता जा रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच और परीक्षा रद्द करके फ्रेश एग्जाम कराने पर केंद्र और एनटीए को नोटिस भेजा है। वहीं शिक्षा मंत्रालय भी पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। क्या कुछ डिटेल है इस पर लेटेस्ट अब सीधा आप जानते हैं रोहन से। तो रोहन, ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट और शिक्षा मंत्रालय ने आज क्या एक्शन लिया है? जी, आज सुप्रीम कोर्ट में कई सारी जो पिटीशन थी नीट परीक्षा को लेकर उस पर सुनवाई हुई। इसमें से कुछ ऐसी पिटीशंस थी जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा दायर की गई थी, ये ट्रांसफर पिटीशंस थी, और कुछ पिटीशंस ऐसे थे जो कि छात्रों द्वारा परीक्षा कैंसिलेशन के लिए दायर किए गए थे। इन सभी पर सुनवाई हुई और जो ट्रांसफर पिटीशन है उस पर फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो तमाम अलग अलग हाई कोर्ट्स में जो इसमें प्रोसीडिंग्स चल रही थी फिलहाल उस पर स्टे रहेगा और जो तमाम पक्ष हैं उनको इसको लेकर नोटिस दिया गया है और 8 जुलाई को लेकर इसमें जो है अगली सुनवाई इसमें की जाएगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि फिलहाल काउंसलिंग पर किसी तरह की रोक नहीं लगेगी और इसको लेकर भी जो सुनवाई है अगली वो 8 तारीख को ही होगी। जितने पक्ष हैं सबको इसको लेकर नोटिस दिया गया है। दूसरी तरफ शिक्षा मंत्रालय में आज जो है समन किया गया, जो एनटीए के डीजी हैं सुबोध कुमार सिंह जो शिक्षा सचिव हैं उनसे मिलने गए। इसमें यूजीसी नीट को लेकर बात हुई, यूजीसी नेट को लेकर भी बात हुई और साथ ही जो बिहार सरकार है उनकी इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट से पूरी जानकारी मांगी गई है। जो पेपर लीक को लेकर जो खबरें आ रही हैं उसको लेकर डिटेल्स मांगे गए हैं और एक बार वो डिटेल्स आ जाते हैं उसके बाद शिक्षा विभाग इस बारे में और कार्रवाई करेगा। शुक्रिया रोहन इस पूरे अपडेट के लिए। तो नीट की परीक्षा के बाद अब यूजीसी नेट की परीक्षा भी विवादों के घेरे में है। केंद्र सरकार ने 18 जून को हुई यूजीसी नेट की परीक्षा को रद्द कर दिया है। यह परीक्षा 2 शिफ्ट में ओएमआर यानी पेन एंड पेपर मोड में आयोजित की गई थी। 19 जून को यूजीसी को गृह मंत्रालय के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर से परीक्षा में कुछ गड़बड़ी के इनपुट्स मिले थे। इसके बाद शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षा में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इसे रद्द करने का आदेश दे दिया है। यूजीसी नेट की परीक्षा को भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने ही कराया था। यूजीसी नेट की परीक्षा अब नए सिरे से होगी और केंद्र ने जांच के लिए पूरा मामला सीबीआई को सौंप दिया है। शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि छात्रों का हित सर्वोपरि है, इसे लेकर कोई समझौता नहीं होगा। साथ ही सरकार किसी भी तरह का एक्शन लेने को भी तैयार है। स्टूडेंट्स का हित हमारे लिए सर्वोपरि है और हम सभी कमिटेड हैं और सभी एजेंसी के साथ हम काम कर रहे हैं और इसीलिए प्रोएक्टिव स्टेप लिया गया है ताकि कोई भी ये क्लेम न कर पाए कि स्टूडेंट्स के हित की किसी भी तरह की कोई कॉम्प्रोमाइज की जा रही है। तो नीट और यूजीसी नेट की परीक्षा को लेकर क्यों छिड़ा है सियासी संग्राम, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। चलिए बिहार से एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। बिहार में नौकरी और शिक्षा में 65% आरक्षण पर नीतीश सरकार को पटना हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पटना हाईकोर्ट ने आरक्षण की सीमा बढ़ाने को गैर संवैधानिक बताते हुए इस पर रोक लगा दी है। बिहार विधानमंडल ने नवंबर 2023 में बिहार पदों और सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण अधिनियम 1991 में संशोधन कर आरक्षण कोटे को बढ़ाकर 65% कर दिया था। इसके खिलाफ कई लोगों ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने सुनवाई कर फैसला 11 मार्च को सुरक्षित रख लिया था और आज पटना हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। चलिए अब बात करते हैं बाजार की। निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार बढ़त पर बंद हुए। सेंसेक्स निफ्टी की रिकॉर्ड क्लोजिंग हुई। सेंसेक्स की बात करें तो ये 141 अंक चढ़कर 77,479 और निफ्टी 51 अंक चढ़कर 23,567 पर बंद हुआ। ऑटो फार्मा को छोड़कर सभी सेक्टर इंडेक्स खरीदारी में दिखाई दिए और सबसे ज्यादा तेजी रियलिटी, मेटल और ऑयल एंड गैस में देखने को मिली।
आज फाइनेंशियल सेक्टर के लीडर्स ने वित्त मंत्री के साथ प्री बजट मीटिंग की है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक इसमें रिटेल निवेशकों को एफएनओ के उतार चढ़ाव से बचाने के लिए बड़े एफएनओ ट्रेड्स पर एसटीटी बढ़ाने की मांग की गई है। तो इस बड़ी खबर पर सीधा जुड़ते हैं हमारे सीनियर इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी बताएं, क्या है पूरी खबर? देखिए, दरअसल आज की जो बैठक थी, सबकी नज़रें इसी बात पर टिकी थी कि शेयर बाजार के लिए, खासतौर से ट्रेडर के लिए, निवेशकों के लिए क्या कुछ सुझाव आते हैं इस बजट की बैठक के दौरान। इसमें सबसे महत्वपूर्ण सुझाव 3 आए हैं। पहली बात, एफएनओ ट्रेडर के लिए, जो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए, जिस पर वित्त मंत्री पहले ही चिंता जता चुकी हैं कि रिटेल निवेशकों की इस सेगमेंट में बढ़ती दिलचस्पी को देखते हुए कैसे उनके हितों की रक्षा की जाए। इस पर एक सुझाव ये आया है कि जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर हैं, यानी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में बार बार बड़ी संख्या में ट्रेड करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में, एफएनओ में, जिनका एक दिन का ट्रेड 1000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा हो जाता है, तो वैसे ट्रेडर पर, एचएफटी पर, ट्रेडर पर आप जो भी एफएनओ ट्रेड करते हैं उस पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी बढ़ा दीजिए। यानी बड़ी मात्रा में ट्रेड करने वाले एचएफटी के सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ा दी जाए। अब इससे पूछें कि रिटेल निवेशकों को क्या फ़ायदा होगा, तो यहाँ पर जिन्होंने सुझाव दिया उनका कहना ये था कि अगर एचएफटी के ट्रेडर के ऊपर एसटीटी बढ़ा दिया जाएगा तो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर अपना कारोबार थोड़ा सा कम कर देंगे, उनका मुनाफा कम होगा। जब वो अपना कारोबार कम करेंगे, उनका मुनाफा कम होगा, जाहिर तौर पर रिटेल निवेशकों का नुकसान कम होगा, क्योंकि रिटेल निवेशकों का नुकसान ही उनका मुनाफा होता है। तो ये एक दलील दी गई है। दूसरा महत्वपूर्ण सुझाव यह आया कि सेफ हार्बर रूल, यानी जो टैक्स पेयर्स होते हैं वो अपने प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र के ऊपर जो टैक्स चुकाते हैं, उससे जुड़े हुए जो नियम है उसको आसान किया जाए। 2015 में नियम को बदला गया था, उसके बाद कोई भी भारत में कोई भी जो बड़े निवेशक हैं वो पैसे के लेन देन नहीं करते, इस वजह से इसको आसान किया जाए। तीसरा सुझाव ये दिया गया कि म्यूचुअल फंड में या इक्विटी कल्चर में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी बढ़ाई जाए। इसके लिए जन निवेश नाम से एक खास अभियान शुरू किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग म्यूचुअल फंड या इस तरह के इंस्ट्रूमेंट में पैसा अपना लगाएं और फाइनेंशियल इंक्लूजन से जुड़े। ये सिर्फ सुझाव है, बता दूं कि अंतिम फैसला तो जब वित्त मंत्री बजट भाषण पढ़ेंगे तो उनके पार्ट 2 जो भाषण का जो होगा उसमें देखने को मिलेगा ये सुझावों पर कितना वित्त मंत्री ने अमल किया है। शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो वहीं बजट को लेकर आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कैपिटल मार्केट और फाइनेंशियल सेक्टर के दिग्गजों के साथ बैठक की। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं आलोक के पास। तो आलोक, ये बताएं, वित्त मंत्री बजट से पहले आज फाइनेंशियल और कैपिटल मार्केट के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की है, उन्होंने क्या कुछ डिटेल्स हैं आपके पास? बिल्कुल, देखिए, जो आज सुबह बैठक हुई थी, प्री बजट मीटिंग, प्री कंसल्टेशन मीटिंग, उसमें फाइनेंशियल सेक्टर और जो कैपिटल मार्केट के लोग जुड़े हुए आए थे और खास तौर से जो उनमें कई सारे लोग थे, उनका यही कहना था कि जो सरकार ने जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट रखा है उस पर सरकार को स्टिक करना चाहिए और साथ ही साथ पॉलिसी, जो टैक्स पॉलिसी है, उसको एक तरह से कंसिस्टेंसी बनाए रखनी चाहिए। इसमें उतार चढ़ाव होने से दिक्कतें आती है, तो लिहाजा सरकार का जो यहाँ पर लोग रिप्रेजेंटेटिव आया था, उनका पूरा फोकस यही था कि सरकार को ग्रोथ मोमेंटम बनाए रखने के लिए ये सारे काम करने चाहिए और साथ ही साथ कैपेक्स को लगातार जिस तरह से सरकार ने बढ़ाया है उसी तरह से आगे भी आने वाले दिनों में बढ़ाते रहेंगे, तभी जाके देश में जो ग्रोथ है वो अपना उसका मोमेंटम चालू रहेगा। इसके अलावा जो एनबीएफसी सेक्टर और दूसरे सेक्टर थे, उन्होंने भी कहा कि उनके लिए एक अलग से फंड क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि बैंकिंग के साथ उनका कंपटीशन है, लिहाजा उनके पास फंड की कमी रहती है। तो सिडबी के जरिए अगर सरकार एक एलोकेशन कर देती है तो सिडबी के जरिए उन्हें उनकी फाइनेंसिंग हो जाएगी। साथ ही साथ बैंक के साथ उनके रूल्स को अलाइन किया गया है, लेकिन उनके पास एनबीएफसी के पास अभी कोई पावर नहीं है। सरफेसाई में भी अभी 20 लाख की लिमिट है, तो उस लिमिट को ईज करना चाहिए, तभी जाके वो रिकवरी कर पाएंगे। रिकवरी के लिए उनके पास टूल नहीं है एनबीएफसी के पास। तो इस तरह की मांगे जो पहली पाली की बैठक हुई थी उसमें रखी गई है और अभी इंडस्ट्री के साथ जो देश के बड़े चैम्बर्स हैं, फिक्की, सीआईआई और एसोचैम, पीएचडी, उनके साथ अभी वित्त मंत्री की बैठक हो रही है और जो हमें जानकारी मिल रही है कि अंदर खासतौर से ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट किस तरह से बढ़े, इसको लेकर बातचीत चल रही है। साथ ही साथ रोजगार बढ़ाने को लेकर और टैक्स पॉलिसी, टैक्स में जो खासतौर से अगर हम कहते हैं कि जो कंज्यूमर डिमांड को बूस्ट करना है तो इनकम टैक्स में एग्जम्पशन
जो लिमिट है उसको बढ़ाने की बात इंडस्ट्री की तरफ से की जा रही है। इस तरह की मांग की जा रही है जिससे कि कंजम्पशन डिमांड बूस्ट हो सके, रूरल डिमांड बूस्ट हो सके। इस तरह की चीजें जो इंडस्ट्री की तरफ से की जा रही है और साथ ही साथ जो कैपिटल गेन टैक्स है उसके स्ट्रक्चर को लगातार जो सिंप्लीफाई करने की मुहिम काफी दिनों से चल रही है उसको जल्द से जल्द सरकार अमली जमा पहनाए, ऐसा जो इंडस्ट्री के दिग्गज हैं वो यहाँ पर मांग करते हुए दिखाई दे सकते हैं। बैठक अभी चल रही है, बैठक करीब 1 घंटे अभी और चलेगी इंडस्ट्री के साथ। उसके बाद क्या कहते हैं ये सुनने वाली बात है, लेकिन जो इनिशियली जो मांग है उनकी डिमांड्स है यही है। ओके, ठीक है। तो आलोक, आप जिस तरह से बता रहे थे कि इंडस्ट्री के साथ अभी वित्त मंत्री बैठक कर रही है, आप नजर बनाए रखें, जरूर आपके पास हम दोबारा लौटेंगे। और फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं, आप देखते रहिए आवाज समाचार। और अब आपको बताते हैं ओटीटी प्लेयर्स के लिए एक अहम खबर। ओटीटी प्लेटफॉर्म को सरकार से राहत मिल सकती है। ओटीटी प्लेटफॉर्म फिलहाल रेगुलेशन या फिर लाइसेंसिंग के दायरे में नहीं आएंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता असीम मनचंदा। असीम, बताएं ओटीटी पर क्या बड़ी खबर है आपके पास? सरकार नई नेशनल ब्रॉडकास्टिंग पॉलिसी बनाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने पिछले साल टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई से सिफारिशें मांगी थी। ट्राई ने अप्रैल में इसको लेकर के एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया था और मई में सभी स्टेक होल्डर के साथ बैठक की थी। जब से एक कंसल्टेशन पेपर आया था, इंडस्ट्री को काफी एप्रीहेंशन थी कि ओटीटी के ऊपर शिकंजा कसा जाएगा, ओटीटी को लाइसेंस के दायरे में लेकर आया जाएगा और सीसी ओटीटी के लिए रेगुलेशन लेकर के आएगा। लेकिन अब टीआरआई ने अपनी सिफारिशें सौंप दी है। टीआरआई ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, बल्कि टीआरआई ने कहा है कि जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है उनको बढ़ावा दिया जाए, भारत को एक कंटेंट का हब के तौर पर पेश किया जाए। ट्राई ने अपनी सिफारिशों में यह भी कहा है कि भारत को चैनल अपलोड करने के लिए एक हब बनाए जाने की जरूरत है। तो ट्राई ने अगले 5 साल से लेकर के 10 साल का एक रोड मैप पेश किया और कहा कि पूरी इंडस्ट्री को बढ़ावा दीजिए। अब सूचना प्रसारण मंत्रालय को ये सिफारिशें मिल चुकी हैं। सूचना प्रसारण मंत्रालय इसके आधार पर जल्दी ही नेशनल ब्रॉडकास्टिंग पॉलिसी 2024 लेकर के आ सकता है, जिससे कि इंडस्ट्री को काफी फायदा पहुंचेगा। शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी के लिए। तो मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, सीएनबीसी आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।